हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 2 में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 9 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है यूलर कॉची इक्वेशन। इस टॉपिक का दूसरा नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले यूनिट 1 का हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके अंदर हमने सीएफ के 4 केस पढ़े और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के 6 केस पढ़े और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आयलर कॉची इक्वेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि आगे के सभी टॉपिक में हम सीएफ और पीआई को कैलकुलेट करेंगे। आज के टॉपिक में भी हम सीएफ और पीआई कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना आता है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पहला टॉपिक था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और दूसरा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो पहले टॉपिक का नाम क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब पहले टॉपिक में हमने ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट थे, और इस टॉपिक के अंदर हम ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर एक कंडीशन होगी। अब देखो कंडीशन को समझिए क्या है। तो यहां पर मैंने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा है, जनरल फॉर्म को लिखा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जनरल फॉर्म आपको देखने में बड़ी लग रही होगी, इसको बस समझने के लिए लिखा है। ध्यान से देखिए जरा, अगर आप यहां पर देखो तो सीधी सी बात है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं सभी डेरिवेटिव की पावर 1 है, सभी डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1 है, और कहीं पर भी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है। कैसे है? वेरिएबल है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन देखो क्या है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, देखो ये डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का है। तो इसका जो कोफिशिएंट है इसके बराबर में जो लिखा है वहां पर एक्स की पावर भी एन है। मतलब जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव होगा उतनी ही पावर एक्स की होगी। एक्स क्या है? यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है n-1, तो यहां पर एक्स की पावर भी n-1 ही है। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको देखो आप, इसका डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है n-2, तो यहां पर x की पावर भी n-2 है। तो जहां पर डेरिवेटिव का ऑर्डर और उसका जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है अगर उसके कोफिशिएंट की उतनी ही पावर है, तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। तो ध्यान रखना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर जितना होगा उतनी ही पावर एक्स की भी होगी उसके बराबर में। बोलो बात समझ में आ गई? तो पहचान समझ में आ गई? तो देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे आप यहां पर एग्जांपल देखो। अच्छा, यहां पर जो a1 a2 लिखा है ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, और राइट हैंड साइड में जो q है वो x का फंक्शन होगा, ये आप पहले से जानते हैं। अब एग्जांपल देखो, देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है भाई? इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2, तो देखो इसके बराबर में x की पावर 2 है। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1, तो x की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एग्जांपल 2 देखो, यहां पर इसका ऑर्डर 3 है तो पावर भी 3 है, ऑर्डर 2 है तो पावर भी 2 है, ऑर्डर 1 है तो पावर भी 1 है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको देखो जरा ध्यान से, यहां पर ऑर्डर 3 है, पावर 4 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है।
लेकिन एकदम डिसाइड नहीं करना है। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा आपको इक्वेशन एकदम परफेक्ट दी हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है थोड़ा सा घुमा के दी हो। तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या यहां पर जितना इसका डेरिवेटिव है क्या इतनी ही पावर एक्स की हो सकती है क्या। तो देखो यहां पर आसानी से हो सकती है। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, या आप ऐसा करें इसमें से x को कॉमन लेके x को उधर भेज दें, तो अगर आप x को कॉमन ले लें तो यहां पर x की पावर 3 आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा, और यहां पर x खत्म हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/x। मतलब यहां से ये x खत्म हो जाएगा, इसकी पावर 1 बचेगी, इसकी पावर 2 बचेगी, और इसकी पावर 3 बचेगी। अब आप देखो ऑर्डर भी 3 है, पावर भी 3 है, ऑर्डर भी 2 है, पावर भी 2 है, ऑर्डर 1 है, पावर 1 है, और यहां पर y है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों की तीनों क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बहुत आसान है, और सबसे पहले आपको पहचान करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए इससे पहले हमने टॉपिक 1 को कंप्लीट किया है, वहां पर क्या था, वहां पर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन वहां पर कोफिशिएंट कांस्टेंट थे। यहां पर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, और डेरिवेटिव का जितना ऑर्डर होगा उतनी ही वेरिएबल की पावर होगी। बोलो भाई बात समझ में आ गई। तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर यूलर कॉची इक्वेशन। और कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि इनके कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा उतनी ही पावर होगी वेरिएबल की कोफिशिएंट में। चलिए भाई अब बात आती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन को पहचानना कैसे है। अब हमें यह समझना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। भाई होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये हमें यहां पर सीखना है। देखो बहुत सिंपल सा यहां पर प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब समझ में आया। यहां पर हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 2 को पहले हम टॉपिक नंबर 1 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद टॉपिक नंबर 1 को जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका मतलब यह है टॉपिक नंबर 1 में हमने पीआई के 6 केस पढ़े थे, तो यहां पर पीआई के 6 केस में से कोई भी केस बन सकता है। अब देखो कैसे कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन के लिए हमें यहां पर कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, अगर आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के स्टेप मैंने यहां पर लिखे हैं, केवल 3 स्टेप है। अब इन तीनों को समझना है। स्टेप नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर ई की पावर जेड पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह पर ई की पावर जेड पुट करना है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छा, अगर x इक्वल टू ई की पावर जेड है और मैं इसमें दोनों साइड में लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log ई की पावर में जेड। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करता हूं तो ये आ जाएगा log x और जेड आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा log e। और आपको पता है log e की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू हो गया log x। क्या हो गया, log x। समझ में आ गया भाई, आपने x इक्वल टू ई की पावर जेड माना है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ log ले लूं तो log x log e की पावर जेड, log x जेड आ जाएगा। यहां पर प्रॉपर्टी होती है ना log की, log m की पावर n, तो n कहां जाता है मल्टीप्लाई में, log e की वैल्यू क्या है 1, तो z कितना हो गया log x। तो हमेशा याद रखना आप x की जगह e की पावर z पुट करेंगे सो z इक्वल टू log x। मतलब यह है कि x की जगह e की पावर z पुट करेंगे और log x की जगह पर z पुट करेंगे। बोलो भाई बात समझ में आ गई, दो सब्स्टिट्यूशन ये समझ में आ गए। अब आगे देखो और क्या करना है, और आपको x dy बाई dx की जगह पर dy पुट करना है। d क्या है, यहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, dy बाई dx की जगह पर d पुट करते थे, है ना। मैं इस वाले d की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा अलग है, अभी आपको समझाऊंगा अलग कैसे है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है कि x dy बाई dx की जगह पर कैपिटल dy रखना है,
एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर डी इंटू डी माइनस वन वाई रखना है, और एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह पर डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई रखना है। अगर मान लीजिए एक्स की पावर 4 और डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 है, तो डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई रखना है। बोलो भाई बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जो ये कैपिटल डी है ये एक्चुअल में है क्या। अब इस कैपिटल डी को जरा समझिए ध्यान से। देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी जेड और इंटू डी जेड बाई डी एक्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स में डी जेड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। भाई इसको अगर मैं काट दूं तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा ना, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हमारे पास यहां पर जेड इक्वल टू हमने लॉग एक्स मान रखा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब डी जेड बाई डी एक्स की जगह मैं 1 अपॉन एक्स रख सकता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड और इंटू में 1 अपॉन एक्स। इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर मैं इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी जेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड पुट कर सकते हैं। और आपको मालूम है ये जो डी अपॉन डी जेड होगा ये तो कैपिटल डी होगा, और वाई हमारा यहां पर बच गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आपको कैपिटल डी दिखाई दे रहा है ये कैपिटल डी डी बाई डी एक्स नहीं है, ये कैपिटल डी आपका है डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा है ना कि ये डी बाई डी जेड क्यों है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की जगह हर एक क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, ये आपको 100% क्वेश्चन के अंदर करना ही करना है। आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले x की जगह e की पावर z पुट करेंगे, उसके बाद z की जगह log x की जगह z पुट करेंगे, उसके बाद x dy बाई dx की जगह dy पुट करेंगे, इसकी जगह पर d इंटू डी माइनस वन y पुट करेंगे, और इसकी जगह पर d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू पुट करेंगे। और जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आफ्टर अबव सब्स्टिट्यूशन गिवन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब यह हुआ आज के लेक्चर में केवल स्टेप नंबर 1 ही अलग होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 के बाद हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग के 8 लेक्चर में सॉल्व किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने यूनिट 1 का पहला टॉपिक समझ लिया, आपने अगर सीएफ और पीआई को कैलकुलेट करना सीख लिया, तो यूनिट नंबर 1 मान के चलिए आपको पूरी समझ में आ गई। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 2 में कुछ भी नया नहीं है। सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है सीएफ और पीआई को ऐड करके मिलता है। अब ये जनरल सॉल्यूशन आपको जेड में मिलेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जेड में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो जेड होगा, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो जेड में मिलेगा। लेकिन हमें फाइनल आंसर तो एक्स में ही चाहिए ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस e की पावर z की जगह x पुट कर देंगे और z की जगह log x पुट कर देंगे। तो वापस जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, भाई स्टार्टिंग में जो हमने पुट किया था उसी को वापस पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग रूल हो गया हमारा, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर सिंपल क्वेश्चन है सारे, यहां पर कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि जो हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें हमने 4 केस सीएफ के पढ़े और 6 केस पीआई के पढ़े, तो वहां पर हमारे कुछ क्वेश्चन इजी थे, है ना, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। लेकिन इस टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चन इजी होंगे, मतलब टॉपिक नंबर 1 के जो इजी क्वेश्चन थे वो सारे यहां आएंगे। अब देखो
पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हमें इसको सॉल्व करना है। पहले तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। देखो यहां पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, पावर भी 2 है। यहां पर डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, एक्स की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी यूलर कॉची इक्वेशन है, या फिर हम कह सकते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू में x। अब यहां पर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, यही पूरे ये सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं। अगर देखो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y बाई dx स्क्वायर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इतने सब्स्टिट्यूशन होंगे, अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो यहां तक होंगे। तो पहला स्टेप तो आपका फिक्स है, स्टार्टिंग आपकी सभी क्वेश्चन की फिक्स है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू e की पावर में z, x की जगह पर e की पावर में z पुट करेंगे, सो दैट z इक्वल टू log x, और log x की जगह पर z पुट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर कर देंगे। लेकिन उससे अभी और भी तो सब्स्टिट्यूशन है, और क्या है, x dy बाई dx की जगह पर हम पुट करेंगे dy, है ना, और x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे d इंटू डी माइनस 1 y। ये सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं। और हमेशा याद रखना यहां पर वेयर कैपिटल D इक्वल टू डी बाई डी जेड, यहां पर जो कैपिटल D है वो d बाई डी जेड है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब हमारा z हो जाएगा, x नहीं रहेगा। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, डी माइनस 1 वाई, इसकी जगह पर मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद -4 एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, डी वाई पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 dy, और आगे क्या है प्लस का 6y, और इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आ रहा है x, x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे e की पावर z। बोलो भाई समझ में आ गया। तो हमारा स्टेप नंबर 1 अब कंप्लीट होने वाला है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये d अंदर मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, और बाहर लिखा है y, -4dy और प्लस का 6y, और इज इक्वल टू में e की पावर में z। यहां से y को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं y को कॉमन लेता हूं तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस डी -4d प्लस का 6 y इक्वल टू में e की पावर z। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी स्क्वायर -5d प्लस का 6 y इज इक्वल टू ई की पावर में z। ये लीजिए भाई, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया भाई। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना था, x की जगह e की पावर z पुट करना था, और log x अगर कहीं पर था तो उसकी जगह z पुट करना है। लेकिन log x तो कहीं आया नहीं, कोई बात नहीं, x dy बाई dx की जगह dy, इसकी जगह पर ये पुट करना था। और उसके बाद हमें क्या करना था, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिल गया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखो हमारा गिवन क्वेश्चन ये था, इसमें क्या था, वेरिएबल कोफिशिएंट थे। अब इसको जरा ध्यान से देखो कि इसमें कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टेप नंबर 1 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर सबके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। सबके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, और यहां पर भी कांस्टेंट है। तो
अब इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा केस है। तो आपको पता है ये केस नंबर 1 है, क्योंकि ई की पावर में जेड लिखा है। भाई वेरिएबल चेंज हो गया, हमारा एक्स की जगह जेड आ गया। तो ये कौन सा केस है पीआई का? केस नंबर 1। तो सबसे पहले हमें सीएफ निकालना, पीआई निकालना है। तो सीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर कैलकुलेटर से निकाल दीजिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3d प्लस 6 इक्वल टू में 0। इसमें से d कॉमन ले लो तो ये d माइनस 2 बचेगा, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लो तो ये भी d माइनस 2 बचेगा। तो यहां पर हमारे दो फैक्टर आ गए, d माइनस 2 और d माइनस 3। d माइनस 2 और d माइनस 3 इक्वल टू में 0। इसका मतलब d की यहां से दो वैल्यू आ गई 2,3। बस अब हम क्या करेंगे, 2,3 हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम लिखेंगे CF। तो यहां पर दो रियल और डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, दो रियल और डिफरेंट रूट्स। तो CF का फॉर्मूला क्या होगा? दो रियल और डिफरेंट रूट के लिए CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर में m1। m1 x नहीं लिखना है भाई, m1 z लिखना है, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो आपको z ही लिखना है, x नहीं लिखना है। तो C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास CF आ जाएगा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z। तो यहां पर अब हमारे पास CF आ चुका है, CF को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बोलो भाई बात समझ में आ गई? अब क्या करें? अब हम कैलकुलेट करेंगे पीआई को। तो पीआई को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा एफडी है और ये हमारा क्यू है ना, एफडी और क्यू। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि एफडी कितना है भाई? एफडी हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यही है एफडी, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। और क्यू कितना है? क्यू हमारे पास है ई की पावर में जेड। बस यहां पर पीआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू पीआई, तो पीआई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफडी। एफडी कितना है? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। और क्यू कितना है? ई की पावर जेड। तो ये केस नंबर 1 है। और आपको मालूम है केस नंबर 1 में, मतलब केस नंबर 1 हमारा क्या होता था? केस नंबर 1 में क्यू इक्वल टू होता था ई की पावर ax। तो यहां पर हमारा एक्स की जगह जेड आ रहा है, तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू ई की पावर जेड। तो यहां पर जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, लेकिन यहां पर जेड का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो केस नंबर 1 में हम क्या करते थे? डी की जगह पर ए पुट करते थे। तो यहां पर हम डी की जगह पर 1 पुट करेंगे। देखो अगर आप केस 1 पढ़ चुके हैं ना, मतलब अगर आप पीआई के सारे केस पढ़ चुके हैं तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। 1/1 माइनस 5 प्लस 6 और ई की पावर में जेड, ई की पावर में जेड। तो यहां से पीआई आ जाएगा, पीआई इज इक्वल टू, देखो 7 माइनस 5 2 बचेगा, तो 1/2 ई की पावर में जेड, ये आएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए जरा ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास पीआई भी जेड की टर्म्स में आया है और सीएफ भी हमारा जेड की टर्म्स में ही आया है ना। तो हमें वापस सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन वापस सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम इसका लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ना, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है सीएफ प्लस पीआई होता है। तो y इज इक्वल टू, सीएफ कितना था? C1 e की पावर में 2z प्लस C2 e की पावर में 3z प्लस 1/2 e की पावर में z, 1/2 e की पावर में z। अब हमें करना क्या है? वापस सब्स्टिट्यूशन करना है। e की पावर z की जगह x लिखेंगे और z की जगह log x लिखेंगे। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, एक काम करता हूं मैं, पहले इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, है ना, ध्यान से समझिए। C1, अच्छा e की पावर z को क्या मैं e की पावर z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं।
भाई पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर को उठा दूं e की पावर 2z ही आएगा। सिमिलरली क्या मैं इसको c2 e की पावर z का होल क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब अब हम यहां पर पुट कर देंगे e की पावर z की जगह पर x, e की पावर z की जगह पर x पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी z तो आ नहीं रहा जिसकी जगह log x पुट करे, तो बस यही सब्स्टिट्यूशन हमें करना है वापस यहां पर। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर z की जगह x पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, c1 x स्क्वायर प्लस c2 x क्यूब प्लस 1/2x, है ना, 1/2x। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जनरल सॉल्यूशन है। तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देखें आइलर कॉची इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन में स्टार्टिंग का जो ये काम है ये सेम रहेगा, है ना। आपको बस ये सब्स्टिट्यूशन करने, इसको सिंप्लीफाई करने, तो आपको यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मिल जाएगी। और अब आपको क्या करना है, इसका CF निकालना है और इसका PI निकालना है। जब दोनों निकल जाए, और ध्यान रखना CF जब आप कैलकुलेट करेंगे तो CF में जो वेरिएबल आएगा वो Z आएगा, PI जब आप कैलकुलेट करेंगे तो PI में भी वेरिएबल Z आएगा, जनरल सॉल्यूशन में भी आपका वेरिएबल Z आएगा। उसके बाद आप बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हमें इसको सॉल्व करना है भाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 4y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं, देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है और x की पावर भी 2 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, x की पावर भी 1 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अब देखो यहां पर ध्यान देना, हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x dy बाई dx की जगह पर dy बाई dx की जगह पर dy, है ना। और यहां पर हमें पहले से ही कैपिटल D की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस d का मतलब और इस d का मतलब अलग अलग है। यहां पर जो ये d आता है ये होता है d बाई dz, और यहां पर जो ये d आ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इस d का मतलब है d बाई dx। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब d बाई dx है और इसका मतलब d बाई dz है। अब आप सोचेंगे सर अब कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। देखो अब आप एक काम करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डी ऑपरेटर की फॉर्म में दे रखी है, इसको आप डी बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, है ना। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन करने से पहले। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जरा ध्यान देना, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं y को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई और प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स। चलिए भाई अब आगे देखो, क्या मैं यहां पर जो ये डी स्क्वायर है y है, देखो डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y यहां पर पहले से है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना इसका मतलब। तो हम इसकी जगह पर डी स्क्वायर वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम रहेगा और इसकी जगह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 4y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और वो डी ऑपरेटर की फॉर्म में दे रखा है तो पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहां पर हम क्या करते थे कि अगर क्वेश्चन हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया होता था तो हम डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहां पर हमें पहले उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने हैं। अब हम यहां पर क्या पुट करेंगे ना, पुट x की जगह पुट करेंगे e की पावर z, सो दैट
सो दैट जेड इक्वल टू हो जाए लॉग एक्स, सो दैट जेड इक्वल टू क्या हो जाए, लॉग एक्स हो जाए। अब और क्या पुट करना है, और यहां पर हम पुट करेंगे एक्स, dy बाई डी एक्स की जगह पर पुट कर देंगे dy, और याद रखना ये d और उस d में डिफरेंस है, और एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे d इंटू डी माइनस वन, और यहां पर जो d है वो d बाई डी जेड है, क्या है, वो d बाई डी जेड है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखें। इसके आगे क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो d है वो d बाई डी जेड है, क्या है, d बाई डी जेड। क्लियर है, अब देखो, तो ये वापस से सब्स्टिट्यूशन हम कहां करेंगे, इस वाली इक्वेशन में करेंगे। तो देखो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आएगा d माइनस डी वन, डी इंटू डी माइनस वन, डी इंटू डी माइनस वन वाई, इसके प्लेस पर माइनस, इसके प्लेस पर क्या आएगा, dy, तो माइनस का dy। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसके प्लेस पर dy प्लस का 4y, प्लस का 4y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। अच्छा, लॉग एक्स, लॉग एक्स इस बार आ गया हमारे पास, तो लॉग एक्स की जगह पुट करेंगे z, तो ये हो जाएगा कॉस z, कॉस z। बोलो भाई बात समझ में, देखो आ गया ना हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में जो स्टार्टिंग में गिवन थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर वेरिएबल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो थे वो वेरिएबल थी, है ना, और जितना ऑर्डर था उतनी पावर थी, तो पहले अब हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इसी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी, देखो डी स्क्वायर माइनस डी यहां से आएगा, माइनस डी यहां से आएगा, और प्लस का 4 यहां से आएगा, वाई को मैं कॉमन ले लेता हूं एक साथ, इज इक्वल टू कॉस जेड। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस जेड, कॉस जेड, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कन्वर्ट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका CF और PI निकालना है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, देखो भाई सीधी सी बात है, ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा केस बना था, केस नंबर 1, इसमें कौन सा केस बना है, केस नंबर 2। यहां पर केस नंबर 2 लगेगा क्योंकि यहां पर कॉस जेड है। तो देखो आपको याद होगा केस नंबर 1 में क्यू होता था e की पावर ax के फॉर्म में, केस नंबर 2 में क्यू होता है साइन ax या कॉस ax की फॉर्म में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कॉस ax की फॉर्म आ गई, x की जगह यहां z आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, तो केस नंबर 2 अप्लाई होगा। तो पहले तो CF निकाल लेते हैं, CF के लिए हमें लिखनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रही है यहां पर, डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है। तो यहां पर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, रूट निकालना है इसके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू, क्योंकि फैक्टर तो होंगे नहीं, d इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना -2, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर कितना 4 माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस 16, तो ये आएगा बेटा माइनस का 12 और अपॉन में 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, और यहां से अगर मैं देखो एक तो आयोटा आएगा क्योंकि निगेटिव है, और 2√3 आएगा, तो आयोटा और 2√3 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 2 को कॉमन लेके काट देंगे तो यहां पर d की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा √3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा √3 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा कॉमन आके। तो अब हम यहां पर CF लिख देते हैं भाई, तो हमारे पास यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट का एक पेयर आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा कितना है 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो e की पावर x ब्रैकेट, उसके बाद सॉरी x नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी है, x नहीं लिखना है बेटा, आपको z लिखना है।
चलिए अब C1 cos बीटा, बीटा कितना है √3, तो C1 cos √3z प्लस C2 sin √3z, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा आ गया CF। बोले भाई समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इसका PI। तो सीधी सी बात है, PI में FD ये होगा और Q ये होगा। तो यहां पर PI क्या बन जाएगा, PI डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD d स्क्वायर माइनस 2D प्लस 4, d स्क्वायर माइनस 2D प्लस 4, यही है ना, d स्क्वायर माइनस 2D प्लस 4, और इधर आ जाएगा cos z, cos z। और आपको मालूम है केस नंबर 2 में हम d स्क्वायर की जगह पर, d स्क्वायर की जगह पर देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, a कितना है यहां पर 1, तो इसका मतलब -1 पुट करेंगे। तो डी स्क्वायर की जगह पर पुट करेंगे -1, तो सब्स्टिट्यूशन करने पर अब हमारा क्या आएगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 माइनस 2D और प्लस का 4, और यहां पर आ जाएगा cos z। सिंप्लीफाई करते हैं तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें -2D प्लस 3 आ रहा है, -2D प्लस 3 और cos z आ रहा है। एक काम करते हैं, नीचे से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा PI इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, भाई माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया 1 के साथ में, -1 अपॉन 2D माइनस 3, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये आ गया cos z। अब क्या करना है, आपको याद होगा केस नंबर 2 में अगर डिनोमिनेटर में d की पावर 1 होती थी तो हम करते थे रेशनलाइजेशन। क्या करते थे, रेशनलाइजेशन। तो अब हम यहां पर करेंगे रेशनलाइजेशन, तो PI इक्वल टू हो जाएगा -1, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2D प्लस 3 अपॉन में 2D माइनस 3 और 2D प्लस 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos z। बोलो भाई समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। आगे देखो, यहां तक सबको क्लियर होगा ना। PI इक्वल टू, PI इक्वल टू, PI इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर क्या लिखा है, पहले ऊपर लिख लेते हैं, -2D प्लस 3, और नीचे हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4D स्क्वायर माइनस 9, 4D स्क्वायर माइनस 9, और यहां पर लिखा है cos z। अगेन हम यहां पर d स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोबारा से पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर एक बार और पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा PI इज इक्वल टू -2D प्लस 3 अपॉन में -4, 1 यहां पर पुट करूंगा तो माइनस का 13 हो जाएगा भाई टोटल, और ये आ जाएगा cos z। माइनस से माइनस हो गया खत्म, है ना, दिस इज माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस cos z को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा PI इज इक्वल टू, देखो 1/13 को मैं बाहर कर देता हूं, ये आ जाएगा 2D cos z प्लस 3 cos z, यही तो आएगा। अब यहां पर cos को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो cos को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे साइन आएगा माइनस में, तो PI इक्वल टू 1/13, देखो 3 cos z पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2 sin z और प्लस का 3 cos z, और यही हमारा PI है। दिस इज द फाइनल PI। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लिखना है जनरल सॉल्यूशन, है ना, हमें इसका लिखना है जनरल सॉल्यूशन। CF हम निकाल चुके, CF ये रहा, और PI हमारे पास ये रहा, CF और PI हमारे पास दोनों आ चुके हैं। तो अब हम इसका लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू
CF, CF कितना आया था भाई हमारा, e की पावर z C1 e की पावर z, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू e की पावर z C1 cos √3z प्लस C2 साइन √3z, ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया C1 और C2 √3z प्लस अब पीआई कितना आ गया, पीआई 1/13 प्लस 1/13 ब्रैकेट, अब यहां पर चलो 3 cos z को मैं पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं, 3 cos z माइनस 2 sin z, यही तो आएगा 3 cos z माइनस 2 sin z। अब यहां पर करना क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब अब आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, पुट e की पावर z की जगह x पुट करना है ना, एंड और अगर कहीं पर z आ रहा है तो z की जगह पर log x पुट करना है, ये बैक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा भाई। देखो क्या आएगा अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर z की जगह आ जाएगा x ब्रैकेट C1 cos, अब देखो √3, C1 cos √3 z की जगह यहां log x आएगा, तो इसको ऐसा लिख दें √3 log x, ये पूरा का पूरा cos के लिए एंगल का काम कर रहा है, प्लस C2 साइन ब्रैकेट √3 log x, उसके बाद प्लस, तो यहां से यहां तक हमारे पास ये आ चुका, ठीक है, इसको मैं यहां पर ये लीजिए, यहां पर इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस अब देखो 1/13, अब यहां पर 3 cos z आएगा, z की जगह हमें यहां पर भी log x पुट करना है, क्या पुट करना है, log x, तो 1/13 ब्रैकेट 3 cos log x माइनस 2 sin log x, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया भाई, है ना, दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो किया कुछ भी नहीं है, पहले हमने स्टेप नंबर 1 में गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बाद इसको सॉल्व किया, इसका CF निकाला, इसका PI निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें आंसर Z में मिल रहा है, तो हमें वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा X में लाने के लिए, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन को देखते ही पहचान में आ जाएगा कि इसका ऑर्डर 3 है, पावर 3 है, ऑर्डर 2 है, पावर 2 है, ऑर्डर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब ये यूलर कॉची इक्वेशन है। क्या है, यूलर कॉची इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, x³ d³ y/dx³ प्लस 3x² d2 y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x प्लस log x, ये हमारी इक्वेशन है, यूलर कॉची इक्वेशन। अब हमें यहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करने पे, बैक मतलब सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, ध्यान से देखें ना, पुट x की जगह हमें पुट करना है e की पावर z, सो दैट z इक्वल टू log x। अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। उसके बाद यहां पर x dy/dx की जगह हम पुट करेंगे, x dy/dx की जगह पुट करेंगे dy, उसके बाद यहां पर x² d2y/dx² की जगह पर पुट करेंगे d × d-1 y, और उसके बाद यहां पर हम x³ d³ y
अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह पर पुट करेंगे डी इंटू डी माइनस वन और इंटू डी माइनस टू वाई। ये सब्स्टिट्यूशन हमें यहां पर करने होंगे। और याद रखना यहां पर जो डी है, डी ये क्या है, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड है भाई, डी एक्स नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना। अब आगे देखो, तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर देंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास। इसकी जगह पर हमें ये पुट करना डी इंटू डी माइनस वन, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू और वाई, प्लस इसकी जगह पुट करना है थ्री पहले है, डी इंटू डी माइनस वन वाई, और इसकी जगह पुट करना है डी वाई और प्लस का वाई और इक्वल टू में एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं। देखो इनमें से सब में से y कॉमन आ रहा है और बाकी सबको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो y को सब में से मैं ले लूंगा कॉमन, y को सभी में से मैं कॉमन ले लेता हूं। अब देखो d को मैं ऐसे ही लिखता हूं और इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं आपस में। तो देखो d का मल्टीप्लाई d में करेंगे तो ये डी स्क्वायर, d का मल्टीप्लाई माइनस टू डी में करेंगे, टू में करेंगे तो माइनस टू डी, ये माइनस डी आ जाएगा माइनस वन इंटू डी, और माइनस वन इंटू माइनस टू ये आ जाएगा प्लस का टू। बहुत ध्यान से करना है। तो मैंने इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करा, डी अभी बाहर है, प्लस यहां पर थ्री डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, थ्री डी स्क्वायर माइनस थ्री डी, क्योंकि वाई को मैं कॉमन ले चुका हूं, ठीक है, प्लस का डी और प्लस का वन, और ब्रैकेट के बाहर आएगा प्लस का वन, ब्रैकेट के बाहर आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। अब आगे देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डी की पावर थ्री, ये हो जाएगा माइनस का थ्री डी और इंटू डी, तो माइनस का थ्री डी स्क्वायर, ये आएगा ना, देखो माइनस का थ्री डी और डी, माइनस का थ्री डी स्क्वायर प्लस का टू डी, यहां से प्लस का थ्री डी स्क्वायर और यहां से माइनस का, अच्छा ये देखो माइनस थ्री डी प्लस डी, तो माइनस का टू डी और प्लस का वन, और बाहर आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, ओ सॉरी इधर भी तो पुट करना था भाई, राइट हैंड साइड में तो सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं। हाँ, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर पुट करना है e की पावर जेड, और log x की जगह पर पुट करना है जेड, e की पावर जेड प्लस जेड, e की पावर जेड प्लस जेड, e की पावर जेड प्लस जेड, ये आएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो देखो 2d से 2d खत्म हो गया, 3d स्क्वायर से 3d स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास यहां पर बचा डी क्यूब प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस जेड, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। बस इसी इक्वेशन नंबर वन को हमें सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान से देखो कौन सा केस बन रहा है, देखो यहां पर बनेगा केस नंबर वन और यहां पर बनेगा केस नंबर थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर वन में केस नंबर वन बना, क्वेश्चन नंबर टू में केस नंबर टू बना, और क्वेश्चन नंबर थ्री में केस वन भी बन रहा है और केस थ्री भी बन रहा है। तो पहले तीन क्वेश्चन में पीआई के तीन केस कवर हो गए, और आपने देखा होगा यहां पर जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तीन क्वेश्चन जो ये हैं पहले तीन केस के, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सिंपल क्वेश्चन एकदम। चलिए भाई, अब हम यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर आपको पता है भाई, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डी प्लस वन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इक्वल टू में जीरो। तो यहां से तो डी की वैल्यू माइनस वन आएगी, और इसमें हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां से डी की पहली वैल्यू तो आएगी माइनस वन, और दूसरी वैल्यू के लिए हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें।
देखो माइनस बी कितना है यहाँ पर, बी कितना है यहाँ पर -1, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 1 आएगा भाई। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लगा रहा हूं, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 1 और माइनस का 4ac मतलब -4, तो अंडर रूट में 1 -4। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको याद होगा, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, अपॉन में 2। चलिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास d इक्वल टू -1 कॉमा यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर -√3 बचेगा यानी कि आयोटा √3, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन में 2। देखो यहां पर बचेगा अंडर रूट में -3 और अंडर रूट में -3 को हम लिख सकते हैं आयोटा √3, ये सबको पता है। तो बस मैंने यहां पर ये आयोटा √3 हो गया, दोनों को अलग अलग कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है CF का फॉर्मूला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास एक रियल रूट आया है और एक पेयर आया है कॉम्प्लेक्स रूट का। तो रियल रूट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1, ध्यान से देखो जरा, रियल रूट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर में m1x, सॉरी x नहीं भाई z, x नहीं z, C1 e की पावर में m1z प्लस e की पावर में अल्फा z, x मत लिख देना, अल्फा z ब्रैकेट C1 cos बीटा z प्लस C2 sin बीटा z। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बीटा की वैल्यू √3/2 है और अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से हमारे पास CF आ जाएगा फाइनली C1 e की पावर m1 कितना है माइनस, तो e की पावर -z प्लस e की पावर z/2 ब्रैकेट C1 cos बीटा कितना है √3/2 z प्लस C2 sin √3/2 z, ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास CF आ चुका। अब हम कैलकुलेट करेंगे PI को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा FD और ये हमारा Q है ना। तो FD और Q हमें दोनों पता है। FD कितना है, FD हमारे पास है d³ प्लस 1 और Q हमारे पास है e की पावर z प्लस z। तो FD और Q दोनों हमें पता है, बस अब हमें CF का फॉर्मूला लगा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब मैं यहां पर CF नहीं PI का फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों चीजें हमें पता है। तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d³ प्लस 1 और Q की जगह आ जाएगा e की पावर में z, Q की जगह में आ जाएगा e की पावर में z प्लस z, ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, दोनों को अलग देखो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d³ प्लस 1 e की पावर z प्लस 1 अपॉन d³ प्लस 1 और z। अब आप देख सकते हैं कितने सिंपल है। केस नंबर 1 केस नंबर 3 अप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल यहां पर है। तो अब यहां पर ध्यान से देखें जरा करना क्या है, देखो तो PI इक्वल टू, यहां पर तो d की जगह क्या पुट करोगे, z का कोफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन 1³ प्लस 1 और e की पावर में z प्लस, यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको मालूम है क्योंकि केस नंबर 3 है तो यहां पर लोएस्ट डिग्री की टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा। तो लोएस्ट डिग्री की टर्म तो यहां पर 1 है, 1 को कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। तो क्या हम इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस d की पावर 3 माइनस 1z, भाई लिख सकते हैं ऐसा। इसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर ले गया तो पावर क्या हो गई -1 हो गई। तो यहां से PI क्या बन जाएगा, चलिए एक बार मैं पहले कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा देता हूं। 1, इसमें से 1 को कॉमन लेंगे और 1 को पहले लिखेंगे तो ये 1 प्लस d³ बनेगा और इसकी पावर है 1 और ये z। अब इसको ऊपर ले जाओ तो नीचे अगर पावर 1 है तो ऊपर -1 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया 1/2 e की पावर में z। सेकेंड पार्ट, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस
डी की पावर 3 माइनस 1 और जेड। अब इसको ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो देखो कितना आएगा, पी आई। पी आई ध्यान से देखिए जरा, हम पी आई कैलकुलेट कर रहे हैं। पी आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर जेड प्लस, एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो एक्सपेंड हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं पहली बार में जब एक्सपेंड करूंगा तो 1 माइनस बी की पावर 3 आ जाएगा और उसके आगे आएगा डी की पावर 6, लेकिन बाहर केवल जेड लिखा है। जेड का डिफरेंशिएशन 2 बार में 0 हो जाता है, तो इसका मतलब हमें इतना ही लिखना है बस। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर में जेड प्लस जेड और माइनस, अगर हम इसका 3 बार करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई, ये लीजिए। तो पी आई हमारे पास आ गया, पी आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर जेड प्लस जेड, 1/2 ई की पावर जेड प्लस जेड, ये मेरे पास आ गया। अब आगे देखो जरा, तो पी आई हमारे पास आ चुका, सी एफ हमारे पास आ चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। देखिए कैसे लिखेंगे नाउ, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई, तो यहां पर दोनों को ऐड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू सी एफ क्या था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। हाँ सी एफ, चलिए सी एफ कहां लिखा था, ऑक्सीजन इधर है। C1 ई की पावर माइनस जेड, है ना। चलिए C1 ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2, ई की पावर माइनस जेड बाई 2, और यहां पर आ जाएगा C1 कॉस √3z, C1 cos √3z प्लस C2 sin √3z। एक बार देख लेते हैं, सी एफ ई की पावर जेड बाई 2, C1 cos, अच्छा √3/2 था ना, हाँ, ई की पावर जेड बाई 2, ठीक है, √3/2। तो यहां पर भी हमारा ये माइनस नहीं है, और यहां पर √3/2, √3। तो ये तो हमारा सी एफ है, प्लस इसमें पी आई एड कर दो भाई, 1/2 ई की पावर जेड और प्लस में जेड। अब आपको करना क्या, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, ई की पावर जेड की जगह आपको एक्स पुट करना पड़ेगा, एंड और जेड की जगह पर आपको लॉग एक्स पुट करना पड़ेगा, लॉग एक्स। चलिए भाई सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ध्यान से देखो जरा। तो फाइनल आंसर हमारा एक्स में आ जाएगा, क्या आएगा, देखो ई की पावर माइनस जेड है। अच्छा इसको देखो, ई की पावर माइनस जेड, क्या मैं ई की पावर माइनस जेड को, ई की पावर माइनस जेड को ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर जेड और इसकी होल पावर -1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस जेड ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब हमें ई की पावर जेड की जगह एक्स लिखना है, तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, C1 और एक्स की पावर -1। देखो ई की पावर जेड की जगह एक्स आ जाएगा और पावर -1 आ जाएगी, प्लस, आगे चलते हैं, प्लस। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ध्यान से समझना एक एक सब्स्टिट्यूशन को। यहां पर लिखा है ई की पावर जेड बाई 2, ई की पावर जेड बाई 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई की पावर जेड और होल पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ई की पावर जेड की जगह तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स की पावर 1/2 आएगा, क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 ब्रैकेट। अच्छा अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, देखो C1 cos √3/2, cos √3/2 जेड, जेड की जगह क्या आएगा, log x, और ये पूरा का पूरा इसके लिए एंगल का काम करेगा, प्लस C2 sin √3/2 log x। यहां तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, प्लस 1/2, और e की पावर जेड की जगह क्या आएगा, x, तो ये x आ गया, प्लस
और जेड की जगह क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा लॉग एक्स आ गया। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। बोलो भाई समझ में आ गया सबको, सिंपल था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है सारे, आसानी से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा केस नंबर 1 बन गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में केस 2 बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 में केस 3 बन गया, है ना। अभी आगे 3 और क्वेश्चन है, लेकिन मैंने तीनों को सॉल्व कर रखा है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और सब में CFPI निकालना है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा लेक्चर ना करके मैं आपको 3 और क्वेश्चन समझा देता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन AKTU 2023 में 7 मार्क्स में आ चुका है ना। तो देखते ही पता चल गया ऑर्डर 2 है, पावर 2 है, ऑर्डर 1 है, पावर 1 है। तो देखते ही पता चल गया कि ये आइलर कॉची इक्वेशन है, यूलर कॉची इक्वेशन है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x की जगह e की पावर z और z की जगह log x dy बाई dx की जगह dy और x2 d2y बाई dx स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे और d यहां पर d बाई dz होगा। तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देने हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई। कौन सा केस बना है, देखो यहां पर बना हमारा केस नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में बना केस नंबर 4। देखो यहां पर आपको टॉपिक नंबर 1 पूरा रिवाइज हो जाएगा। भाई टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमारे CF के 4 केस थे और PI के 6 केस थे। आइलर कॉची इक्वेशन में सारे केस कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट PI के सारे केस आ जाएंगे और CF के भी लगभग सारे केस आ जाएंगे। चलिए भाई अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इसका CF और PI निकालना है। ये केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो CF निकालेंगे, है ना। तो यहां पर अब चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या कैलकुलेटर से निकाल लो। तो D के यहां 2 रूट आएंगे, 3 और -4, दोनों रियल है और डिफरेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम CF का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालना PI, FD हमें पता है, Q हमें पता है, तो PI का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। अब देखो इसमें केस नंबर 4 लगेगा। केस नंबर 4 क्या होता है कि e की पावर z को हम बैक लेके आते हैं, पीछे लेकर के आते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब हम इसको पीछे लाते हैं तो हम d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से, और a कितना है यहां पर 3, तो d को d प्लस 3 से रिप्लेस कर दो। तो देखो मैंने नीचे d को d प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये कौन सा केस बन गया, अब ये केस बन गया 3, केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम को लगाने के लिए हमें नीचे से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना होगा। लोएस्ट डिग्री टर्म है यहां पर 7d, तो 7d को कॉमन लेना होगा, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा d/7। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बाहर z है तो d तक एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर z आ जाएगा और यहां पर z का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/7 आ जाएगा। बाहर 1/d है, 7 इधर कर दिया। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन z का होगा z²/2 और 1/7 का हो जाएगा 1/7z। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें से z को कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 14 आएगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 14 को 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यही हमारा PI है। जनरल सॉल्यूशन के लिए CF और PI को ऐड करना पड़ेगा। CF और PI दोनों z की टर्म्स में आएंगे। देखो मैंने यहां पर दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन ये पूरा आंसर z की टर्म्स में है, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। e की पावर z की जगह x और z की जगह पर log x पुट करना है। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपका आंसर x में आ जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन 2025 में आया AKTU यूनिवर्सिटी में, यूलर कॉची इक्वेशन। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताता हूं, हम यूलर कॉची इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूनिट नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से यूलर कॉची इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो सेकंड ऑर्डर की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है
वो सेकंड ऑर्डर की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व हो जाती है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में मेथड का नाम लिख करके आता है, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का नाम लिख करके आएगा। यूलर कॉची इक्वेशन जनरली कभी लिख करके नहीं आता, या कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन चांसेस ये है कि लिख करके नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि यूलर कॉची इक्वेशन के क्वेश्चन भी आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर सकते हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जहां पर ऑर्डर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अभी अभी देखो इसका ऑर्डर कितना 2 है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 था। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर ऑर्डर 2 है तो सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं यूलर कॉची इक्वेशन में 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 80 तो आप मान लीजिए, जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो यूलर कॉची इक्वेशन के 80% क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व होते हैं। लेकिन मेरा आपको यह सजेशन है कि जो क्वेश्चन आसान है वो आप यूलर कॉची इक्वेशन के मेथड से ही करें। जो क्वेश्चन टफ है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करें। अब देखिए टफ कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पीआई का केस नंबर 6 लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, या एक बार को केस नंबर 5 का भी कर सकते हैं। अगर यूलर कॉची इक्वेशन में पहले 4 केस बन रहे हैं पीआई के, तो आप ऐसे ही सॉल्व करें जैसे मैं बता रहा हूं, ये आसान रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्वेश्चन 2025 में आया है। तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगा करने का, है ना। पहले कॉपी किया, फिर सब्स्टिट्यूशन किया। ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कौन सा केस है? यहां पर भी केस नंबर 4 बन रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी 4 केस बना था, इसमें भी 4th केस बना है। देखिए 4th केस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे वो यूलर कॉची इक्वेशन में हो या सिंपल हो। आपको मैंने वहां पर भी बताया था, जब हम पीआई के 6 केस पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी जो केस नंबर 4 था उसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और यहां पर भी देखो केस नंबर 4 के ही क्वेश्चन एकेडीयू में पूछे जाते हैं। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से अब इसको आगे आप कर लेंगे। सीएफ आपको निकालना, पीआई आपको निकालना, और जब सीएफ और पीआई आपका आ जाएगा तो बस उसके बाद जनरल सॉल्यूशन में दोनों को ऐड करके लिख देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं है। अब इसको देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। अगेन हमारे पास क्या है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है ना। बिल्कुल ये होमोजीनियस है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। कौन सा केस बन रहा है? कौन सा केस बन रहा है? तो यहां पर हमारा बन रहा है केस नंबर 5। कौन सा बन रहा है? केस नंबर 5 बन रहा है। देखो केस नंबर 5 बन रहा है। एक्स कौन सा? देखो केस नंबर 5 क्या था हमारा? एक्स की पावर n साइन ए एक्स, या फिर एक्स की पावर n कॉस ए एक्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं n की वैल्यू यहां पर 1 है और a की वैल्यू भी यहां पर 1 है। ये वाला केस यहां पर बन गया। और इस केस में हम क्या करते थे? साइन ए एक्स की जगह पर हम लिखते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स। तो अगर आपको केस नंबर 5 आता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस आयोटा, सी एफ लिख देंगे, सी एफ आ गया। उसके बाद पीआई का फॉर्मूला लगाएंगे, ये एफ डी है, ये क्यू है। तो पीआई का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब हमें करना क्या होता है केस नंबर 5 में? इस साइन जेड की जगह पर हम लिखते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा जेड। मतलब साइन जेड की जगह पर आपको ई की पावर आयोटा जेड लिखना है, और इधर लिखना होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्योंकि हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला, ई की पावर आयोटा जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। अगर आपने केस नंबर 5 पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना साइन जेड, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसलिए जब साइन आता है तो हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, और जब कॉस आता है तो हम रियल पार्ट लिखते हैं। बस आपको यही काम करना है यहां पर, और कुछ भी नहीं है ना। केस नंबर 5, तो बस आप क्या करेंगे? इस ई की पावर आयोटा जेड को बाहर लाएंगे। तो जब आप ई की पावर को बाहर लाते हैं तो आप क्या करते हैं? डी को रिप्लेस करते हैं किससे? डी प्लस ए से। ए क्या है यहां पर? आयोटा।
तो आप डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस आयोटा से, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर सिंप्लीफाई करने के बाद इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 + 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ये और बाहर बचेगा जेड। अब ये कौन सा केस है, केस नंबर 3 है। देखो केस नंबर 5 पहले कन्वर्ट हुआ केस नंबर 4 में और उसके बाद केस नंबर 4 कन्वर्ट हो गया केस नंबर 3 में। अब हम इसको केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे, 2d आयोटा कॉमन ले लिया, ये बचा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे कहां तक, d की पावर 1 तक, तो एक्सपेंड कर दिया। जेड को अंदर लाएंगे, यहां पर लाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 आयोटा। अब क्या करना है, यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। देखो ये 2 आयोटा है, यहां पर भी 2 आयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस रख दो तो -4, तो 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा हो गया -4, जिसको मैंने बाहर लिख दिया। यहां पर बचा 1/d और ब्रैकेट में बचा ये 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा। बोलो बात समझ में आ रही, 1/4 को बाहर रखो और ये इंटीजर पार्ट हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए। अब e की पावर, जब ये हमारा पूरा सिंप्लीफाई होके देखो इंटीग्रेट हमने कर दिया, अब e की पावर आयोटा जेड की जगह फॉर्मूला लिखेंगे cos जेड प्लस आयोटा साइन जेड, इसका फॉर्मूला यही होता है। और ये हमारे पास दूसरा ब्रैकेट। अब हमें करना क्या, -1/4 तो बाहर है, अब हम इंटीजर पार्ट को हटा देंगे, सॉरी इमेजनरी पार्ट को हटा देंगे, इंटीजर पार्ट नहीं इमेजनरी पार्ट। अब हम ये इमेजनरी पार्ट जो हम लिखते आ रहे हैं इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम इस प्रोडक्ट का इमेजनरी पार्ट लिखने जा रहे हैं। देखो इस प्रोडक्ट का इमेजनरी पार्ट कौन कौन से होंगे, अगर मैं cos जेड को जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो साथ में आयोटा आएगा, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट आएगा। तो जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड जो है ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इसके साथ आयोटा आएगा। उसके बाद अगर मैं cos जेड का मल्टीप्लाई जेड में करूंगा तो इसके साथ आयोटा नहीं आएगा, तो ये रियल पार्ट है, इसको छोड़ देंगे। जब हम आयोटा साइन जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर आयोटा में करेंगे तो सीधी सी बात है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होगी, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक मिनट, इसका और इसका किया हमने, इसका नहीं आएगा, यहां से इसका करेंगे तो जेड स्क्वायर, एक मिनट, जेड स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो माइनस ये जेड स्क्वायर होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, एक मिनट, cos जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे तो आयोटा आएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, अरे गलत हो गया, सही है। देखो आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना -1, तो इसका मतलब जेड स्क्वायर साइन जेड रियल पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा रियल नंबर, तो ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। उसके बाद जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो -जेड साइन जेड आएगा और साथ में आयोटा आएगा, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन इमेजनरी है, तो ये आएगा, आयोटा नहीं आएगा साथ में, लेकिन इमेजनरी पार्ट आएगा। बस हो गया हमारा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, तो ये हमारा पीआई आ गया। उसके बाद सीएफ और पीआई को ऐड करके लिख दो और वापस बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब ई की पावर जेड की जगह एक्स लिखना है और जेड की जगह log x लिखना है। तो जब आप बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर आपको क्या पुट करना है, पुट ई की पावर जेड की जगह आपको पुट करना है, ई की पावर जेड की जगह एक्स पुट करना है, एंड जेड की जगह आपको log x पुट करना। तो अगर आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा यहां पर हमने 5 केस कवर कर लिए, एक छठा केस हमारा बच गया, है ना। तो देखो छठा केस मैं आपको बता दूं कहां बनेगा, 6th केस आपका बनेगा इस वाले क्वेश्चन, इसको आप करना है, इसमें 6th केस बनेगा। और इसमें जो 6th केस बनेगा मतलब कन्वर्ट होने के बाद जो 6th केस का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं 6th केस में। तो अगर समझ में ना आए तो वहां से देख लेना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। तो यहां पर हमारा 6 केस नंबर 6 बनेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर तो केस नंबर 6 बनेगा सिंपल वाला। अगर मान लीजिए केस 6 में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जिसमें केस नंबर 6 बनता है तो उसको फिर आप करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व। तो मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आइलर कॉची इक्वेशन से हो सकते थे
लेकिन हम उनको आइलर कॉची इक्वेशन से नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर केस नंबर 6 बनेगा, और केस नंबर 6 जब हम सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन जहां पर केस नंबर 6 बनता है उन क्वेश्चन को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जाकर के सॉल्व करते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो केस नंबर 6 में टफ होते हैं या यूलर कॉची इक्वेशन में टफ होते हैं, वहां पर आसान हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 4 और क्वेश्चन है, इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हमारे 2 लेक्चर और आएंगे। तो यहां पर अब आपके 3 से 4 लेक्चर आएंगे और यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।